हाय डियर स्टूडेंट्स, PS12 मैथ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे 2025 का मैथमेटिक्स क्लास 10th डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पार्ट, जिसे बोलते हैं सेक्शन बी। हमने पिछली क्लास में हमने इस 2025 के जो मैथ का पेपर है 20 MCQ सॉल्व करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाएं और वहां से उसे देख लें। आज की इस वीडियो में हम आपको सेक्शन बी कराएंगे, जो 2025 का बच्चों का मैथ का पेपर हुआ था। हम इसको सॉल्व कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये करा इफ ए पॉइंट 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -3 एंड x, 6 देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसमें कह रहा है यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5, और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से कैसे निकालेंगे x का मान? ये जो क्वेश्चन आया था ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से पहला क्वेश्चन का पार्ट ए था। ये पार्ट ए, तो ये एक पार्ट है, मतलब खंड ए है। इसमें ये वाला क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है एक बिंदु से, जो बिंदु दे रखा 0,1 इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो लेट कर लेंगे यहाँ, थोड़ी देर को मान लेंगे। यहाँ से जो P पॉइंट है, P को ले लेते हैं 1,0,1। ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। कौन कौन से बिंदुओं से समदूरस्थ है? एक तो P ले लिया, ए पॉइंट मान लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं B पॉइंट 5x, 6। इन दोनों से क्या है? इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी पॉइंट है जिन बिंदुओं से इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है उनसे समदूरस्थ है, बिल्कुल समान दूरी पर है ये पॉइंट। इसका मतलब ये होगा P और A के बीच की दूरी बराबर होगी P ऑफ B के बीच की दूरी। जो मैंने बोला उसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है PA इज इक्वल टू क्या होगा? PB। अब P की वैल्यू क्या है? इन दोनों का मतलब हो रहा है दो बिंदु के बीच की दूरी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए PA। अब PA का फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। P इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे दूसरा पॉइंट PB का फॉर्मूला यही होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले PA में लगाना है, इसको मान लेंगे x1। ये कौन सा पॉइंट है? PA। तो PA का मतलब है x1, y1। अब हम इसमें लगा रहे हैं तो इसको मानेंगे x2, y2। जब हम इसमें लगाएंगे तो इसे मानेंगे x2, y2। तो यहाँ से पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाना। लिख लीजिए x2 की वैल्यू क्या है? 5। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से यहाँ बचा कितना? 5 माइनस का x1 की वैल्यू क्या है? 0 का होल स्क्वायर प्लस के y2 की वैल्यू क्या थी? इसमें y2 की वैल्यू है -3 और माइनस के y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू बताइए। x2 की वैल्यू दूसरे पॉइंट में। अब इस वाले में आ जाइए P और B में। तो P और B में x2 की वैल्यू क्या है? x। तो x दे रखा माइनस के x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस के y2 की वैल्यू क्या है? इसमें y2 की वैल्यू इसमें 6। तो 6 माइनस के y1 का मान क्या है? y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। इधर 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 प्लस का 3 माइनस 1 का मतलब है माइनस का 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर बचा x माइनस 0, तो x माइनस 0 का मतलब डेट इज एक्स स्क्वायर। इधर कितना बचेगा? 6 माइनस का 1 डेट इज 5। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 25 से 25 कैंसिल आउट। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो x की वैल्यू 2 आई निकल के क्या प्लस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ से निकल के 4। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। यही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, अब चलेगा आपका सेकंड पार्ट। ए मैंने करा दिया फर्स्ट का, बी पार्ट चलेगा यहीं से। ठीक डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट का जो बी पार्ट था, बी पार्ट, ये वाला क्या पार्ट आया है इसमें? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये कह रहा फाइंड द रेशियो विच ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स -1, 6।
ये कह रहा है कि बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां से लेट कर लेंगे सॉल्व, यहां से लेट कर लेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें, रेशियो पूछ रहा है। द रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो से लेट कर लेंगे m1 रेशियो m2। हमने रेशियो मान लिया m1 रेशियो m2। इसमें पॉइंट क्या दिए गए हैं, पॉइंट क्या बिंदु दिए गए, निर्देशांक बिंदु दिए गए -3, और 6, -3, 10 और 6,8। तो लेट कर लेंगे x1, y1 के बिंदु दे रखे -3, 10। इसी प्रकार x2, y2 के मान दे रखे हैं आपके 6, -8। ये कह रहा इन बिंदुओं को, ये -1,6 पर रेखाखंड को -1,6 जो पॉइंट है किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब ये पॉइंट दे दिए हैं, इसमें जो पॉइंट होते हैं वे एक्चुअल पॉइंट x, y होते हैं, जिनके मान दे रखा -1,6। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके, इस बिंदु पर या विभाजित करेगा तो इसके रेशियो बता दो। तो इसमें फॉर्मूला होता है डिवाइड सेक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा यहां से जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें जो दिए गए पॉइंट्स हैं, सभी जो दिए गए कोऑर्डिनेट्स हैं, सभी को लॉक कर दीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। इस पर x, y की वैल्यू क्या है, -1,6। इसकी वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू बताइए, m1 ही है जो निकालना है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 6 है, प्लस का m2 फाइंड करना, और x1 की वैल्यू बताइए, x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू m1 और प्लस m2, कॉमा m1 y2 की वैल्यू बताइए, y2 की वैल्यू क्या है, -8 और प्लस का m2, और y1 की वैल्यू क्या है 10। यहां से m1 प्लस m2। इसमें क्या करना होगा, हम ये जानते हैं जब दो ब्रैकेट्स होते हैं और उसके बीच में इक्वल होता है तो कॉमा से पहला वाला पॉइंट इक्वल हो जाता है। तो यहां से इस वाले पॉइंट को इसके इक्वल कर लीजिए दोनों को, तो ले लेंगे -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6m1 प्लस का, इधर आएगा प्लस माइनस का, ये हो जाएगा -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा m1 माइनस का और माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 और माइनस का 3m2। अब ऐसा कर लीजिए, यहां से m1 को एक तरफ ले आइए और m2 को इधर ले जाइए, तो 6m1 को इधर ले जाएंगे, इधर ले आएंगे, माइनस का m1 और माइनस का 6m1 इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस का 3m2, इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा m2। अब यहां से क्या होगा, 6m1 और माइनस का 1m, तो हो जाएगा माइनस का 7m1 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2m2। अब m1 को m1 की जगह पर रखिए, इस वाले को इधर ले आइए m2 को, और माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इधर कितना बचेगा 2 अपॉन, ये इसके अपॉन में चला जाएगा 7, डेट इज, तो इसमें रेशियो क्या आगे निकल के m1 रेशो m2 आ जाएगा 2:7, यही आंसर था, यही इसके अनुपात थे। अब यहां से चलेगा, ये वाला हो गया सभी का, जिसका ये आंसर आया होगा उसको 2 नंबर मिल जाएंगे यहां से। अब यहां से चलेगा पहले का सी, ठीक। अब बच्चों फर्स्ट का सी वाला क्वेश्चन ये था, प्रूव डेट 1 माइनस के tan a बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड को कर दीजिए सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ले लेंगे 1 माइनस के tan a अपॉन 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस के tan a होता साइन ए बटे कॉस ए अपॉन 1 माइनस के, यहां से क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन, इधर एलसीएम ले लेंगे, अपॉन कॉस ए अपॉन, यहां आ जाएगा साइन ए
माइनस का कॉस ए और अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर तो साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, इधर पहुंचेगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन इधर हो जाएगा कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। देखो यदि होल स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू इक्वल होती है माइनस में, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या आ जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो साइन ए बटे कॉस ए टेन ए बचता है तो स्क्वायर ए होगा टेन स्क्वायर ए। आपका आ गया राइट हैंड साइड, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। हो गया सभी का। फर्स्ट का डी जो था ये था फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा निम्नलिखित जो डाटा दिया गया है उसमें माध्य का ज्ञात कीजिए। तो माध्य का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ से। क्या फॉर्मूला होता है देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है माध्य का। तो माध्य का में सबसे पहले संचयी बारंबारता का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालने का क्या फंडा होता है, इसको 7 को 7 रख देते हैं, 7 में नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करते हैं जो बारंबारता वाली होती है। तो यह आ जाएगा 16, 16 में 19 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 35, 35 में 15 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 50, 50 में कितना होगा, यह आ जाएगा आपका 57। कितना होगा जी 57। एक बार और देख लीजिए, ये 7 और 9 16, 16 और 9 16 और 19 कितना हो जाएगा 9 और 6 5, 9 से 15 का 5 यहाँ से एक 2 और एक 3, ठीक है। फिर 35 आ गया। अब यहाँ से क्या करना होगा, 35 में 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। अब 50 में 7 ऐड करना होगा 57। और यहाँ से जो n की वैल्यू होती है ये इसकी इक्वल ही होती है, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 57। यहाँ से क्या निकालना होगा n/2 का मान, ये हो जाएगा 57/2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 होता, 28 पॉइंट इसके समथिंग आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 28.5, 28.5 आ गया। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ से, अब ये जो n/2 होता है इसमें किस में आ रहा है, संचयी बारंबारता में मैच करते हैं। तो संचयी बारंबारता में किस में आ रहा, इसमें आ रहा, किस में आ रहा, ये वाला पॉइंट आ गया। कितना आ गया 35, 35 से जस्ट कहीं पीछे वाले को क्या बोलते हैं CF, क्या बोलते हैं CF। 35 के इधर जाएंगे, ये होगा आपका F, कितना हो जाएगा, ये होगा F। F पर तुरंत जाएंगे इधर को, इसके जस्ट इधर, तो ये हो जाएगा आपका L। L क्या होता है लोअर लिमिट। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा मीडियन इज इक्वल टू, ये होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन का F और इंटू H। H क्या होता है, इसका वर्ग माप होती है, ठीक। और यहाँ से L की वैल्यु क्या आई निकल के, L की वैल्यू है 20। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू यहाँ से है 20 आएगी L की वैल्यू। और प्लस का n/2 का मान कितना आया 28.5, CF का मान कितना 16, CF का मान 16 अपॉन F। और H का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वर्ग माप क्या होती है 10 होती है सबकी, तो 10 आ रहा है, सेम होती है 10। अब यहाँ से 10 आ गया H का मान, और F का मान क्या आ गया 19। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस का इधर कितना बचेगा 0.0 बढ़ा लीजिए, इधर बचा 5। अब यहाँ से कितना जाएगा 0.8, इधर बचेगा आपका 2 और इधर बचेगा 1 अपॉन होगा 19 और इंटू 10। पॉइंट को हटा लीजिए, 10 लगा लीजिए, 10 से 10 खत्म, ये हो जाएगा 20 प्लस का, ये हो जाएगा 125/19। इसमें इसका भाग करेंगे कितना आएगा, 125 में करेंगे 19 का भाग, तो 19 प्लस का ये आ जाएगा 19 सिक्की 19 पंजे, ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 6 टाइम। कितने टाइम जाएगा 6। 19 सिक्की होता आपका 19 सत्ते 133, 19 सिक्की 114, तो 6 टाइम गया। अब ठीक है, अब यहाँ से कितना बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, अब यहाँ से जाएगा ये 5 7 टाइम, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 26.57। द रिक्वायर्ड मीडियन ऑफ 26.57, यही इसका आंसर था, मेन आंसर, ठीक। सभी की समझ में आ गया। ऐसे होता है कुछ, ये वाला क्वेश्चन जो था जिसमें मीडियन पूछ रहा था, अब चलेगा फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी हो गया।
डी से क्या आएगा, आप नेक्स्ट पार्ट चलेगा। ठीक है, इसको करते हैं। इसमें जो था फर्स्ट का ई, फर्स्ट के ई में क्या, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा प्रूव दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आता ही अक्सर एग्जाम में, और ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां से देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे लेट कर लेंगे, इसका अपोजिट टर्म मानते हैं। जब ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, तो इसको रेशनल लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे। 3√2, जो 3√2 है इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। यहां से P और Q जो संख्या है उसको हम प्राप्त, इसको P और Q को हम को प्राइम नंबर में प्राप्त कर सकते हैं, को प्राइम नंबर में प्राप्त कर सकते हैं जी हम। अब यहां से क्या होगा, जब ये हमने को प्राइम नंबर में हम प्राप्त कर सकते हैं, यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां से लिख लेंगे फाइंड द को प्राइम ऑफ द नंबर। ठीक, अब यहां से लिखेंगे इसको सिंपल अच्छी फॉर्म, इसको नेक्स्ट फॉर्म में लाएंगे। यहां से जो दिया गया है इसको लिखेंगे। अब ये इस वाली फॉर्म को इधर भेज दीजिए, √2 को एडिजिट रखिए, इधर से P/, हो जाएगा 3Q, P/3Q। इससे क्या निकल रहा है, जो इसमें P है और इसमें Q है एंड और इसमें 3 है, ये कैसे नंबर हैं, ये आपके इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर। ये इंटीजर्स हैं जिसे बोलते हैं पूर्णांक। क्या है जी, इंटीजर्स, ये पूर्णांक होते हैं। जब ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं, जब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होंगे, मतलब इसके रेशनल होंगे। हम कह सकते हैं चूंकि P, Q और एंड 3 आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर रेशनल नंबर। ये कह रहा P, 3 और Q क्या है, रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं √2 इज ऑल्सो, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। देन, लेकिन हम ये भी जानते हैं √2 एक रेशनल नंबर होता है। इसी बेस पर हम लिख सकते हैं देन इट्स फैक्ट, इट्स जो ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, इट्स फैक्ट आर कॉन्ट्राडिक्शन, ये इसका विरोधाभास करता है। किसका, इस वाले तथ्य का। ठीक, कि √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल। सो इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन यहां से जो निष्कर्ष निकला वो क्या निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष निकला कि जो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वाली वैल्यू, 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन में क्वेश्चन ना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनको विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं। अब यहां से आपका चलेगा फर्स्ट का ई, फर्स्ट का नेक्स्ट ऑप्शन चलेगा। ठीक, क्वेश्चन था 1 का एफ, 1 के एफ में क्या था, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 120 एंड 315। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है 2 नंबर का। इसमें संख्याओं का 120 और 315 का एलसीएम निकालेंगे। तो 120 और 315 का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके पहले फैक्टर कर लीजिए, यहां से फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर का मतलब होता है इसके इस टाइप से फैक्टर कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 से कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा 2 से। अब यहां से निकाल लीजिए आप 2 से 30 टाइम, 2 से जाएगा आपका 15 टाइम, 3 से जाएगा आपका 5 टाइम, और 5 से जाएगा 1 टाइम। इसी प्रकार इसके निकाल लीजिए फैक्टर, गुणनखंड निकालते हैं इसके। ये 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से कर दीजिए इसे, 3 से 3 बन जा 3, 3 एकम 3, इधर 1 बचा, इधर 15 हो गया। 3 से कर लीजिए, 3 5 जा 15। अभी भी
3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, इधर कितना बचा 1, 3 5 जा 15, इधर अभी किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 7 टाइम, 7 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम। ठीक, अब यहाँ से इसका निकाल लेंगे, इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 120 और 315। एलसीएम क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एलसीएम का मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे मतलब इसमें क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ ये इसके अपोजिट होते हैं, तो इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखेंगे, मतलब कॉमन नहीं देखते, मतलब टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम आ रहा है, 3 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, तो 3 का मतलब एक बार ही आएगा, और यहाँ से ये 3 और बचा, अब यहाँ से कितना बचा 5 1 टाइम है, और यहाँ से बचा 7, इसको कर लीजिए 2 की पावर 3 इंटू ये 3 की पावर 2, इसको कर लेंगे 5 और इसको कर लेंगे 7, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और इसका मतलब हो गया 7 पंजे 35, इसको सॉल्व कर लेंगे, 35 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 2520, 2520, इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपका 2520, यही इसका आंसर था, एलसीएम कितना आ जाएगा जी 2520। ठीक, अब चलेगा आपका नेक्स्ट टॉप, अब आपसे यहां से चलेगा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जिसमें से एफ तक दिए गए हैं पार्ट्स, केवल इसमें 5 क्वेश्चन करने थे, 6 आए हैं, केवल 5 करने थे, तो पहला मैं करा रहा हूं, दूसरे का पहला ये क्वेश्चन था ए पार्ट, दूसरे का ए पार्ट में दूसरा क्वेश्चन में ए पार्ट करा रहा हूं, इसमें कह रहा फाइंड द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, तो टेबल दी गई है, सी आई दे रखा है, इसका मान होता है क्लास इंटरवल, जिस और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिसको बोलते हैं आप बाहुलक, और ये वर्ग अंतराल होता है। तो इससे निकालने के लिए क्या करना होता है, यहां से देखते हैं फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में ये देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन सा आ रहा, 21, क्या है कि 21, जो 21 है ये मान आ जाएगा आपका एफ का मान, ये आ जाएगा आपका F1 का मान, और F1 का मान जो आगे निकल के F1 से तुरंत जस्ट प्रीवियस जाएंगे पीछे, तो वो होता है आपका F0 का मान, F0 का निकल गया, F1 से नेक्स्ट इंक्रीज होंगे तो यहां से आएगा आपका F2 का मान, F1 निकल गया, F1 कैसे निकाला मैंने, सबसे ज्यादा संख्या को देखते हैं तो 21 है, तो उसको F1 मान लेंगे, F1 के तुरंत जस्ट उसके CI पर जाएंगे, CI पर होगा उसका L का मान, जिसको बोलते हैं 30 है, दे रखा है। ठीक है, लोवेस्ट निम्नतम पद होता है CI में क्लास इंटरवल में। अब यहां से क्या होगा बच्चों, हमें क्या निकालना होगा, फॉर्मूला लगाते हैं मॉड, मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड इक्वल टू होता है L प्लस का F0 माइनस का F1 अपॉन F1 माइनस का F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, यहां से आ जाएगा आपका 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2, और मल्टीप्लाई में होगा H सभी को पता होना चाहिए, मेजरमेंट होता है, इसकी माप होती है, वर्ग माप बोलते हैं इसे, H का मान 10 दे रखा है, तो यहाँ से L का मान क्या है निकल के 30, और यहाँ से प्लस का L का मान क्या आया निकल के, यहाँ से 30 आ गया जी L का मान। यहाँ से F1 की वैल्यू क्या दे रखी है, F1 की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 21, F0 की वैल्यू क्या है 18, और यहाँ से 2F1 का मतलब होता है 2 गुणा 21, और माइनस का F0 का मान होता है 18 दे रखा है, और F2 का मान क्या है, F2 का मान है आपका 15, और मल्टीप्लाई में H की वैल्यू है 10, जिसे बोलते हैं वर्ग माप। 30 आ गया यहाँ से, अब यहाँ से इसे घटाएंगे, इधर 3 बचा, अब यहाँ से इसकी 21 दूनी 42 हो गया, इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ 2 और 3 33 हो गया, माइनस का, और यहाँ से बचा 10, इधर हो गया 30 प्लस का, इधर 3 अपॉन, इधर कितना बचेगा 12 में से 3, ये बचेगा आपका 9 बचा यहाँ से, अब यहाँ से कितना बचेगा 9 ही बचा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा आपका 10,
यहाँ से समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन ऐसा था, ये ऐसे करते इस वाले क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लीजिए 3 से 3 टाइम। अब यहाँ से होगा 30 प्लस का 10/3, इसको कर लीजिए 30 प्लस का 3 3 जा 9 पॉइंट 1 बचेगा, फिर 10 3 3 जा 9, ठीक। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें इसका आंसर आ रहा था आपका, इसमें इसका आंसर आया आपका 33.3, 33.3, बहुलक कितना आया निकल के 33.3, 33.3। अभी देखो इसमें ठीक हुआ ना, 21 दूनी 42 हो गया, 18 और 15 ऐड करेंगे, 8 5 13 का 3 हाथ से ले 2 और 1 3, 33 हुआ। 21 में से 18 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से 10 हुआ h का मान, ठीक। यहाँ से डाटा ठीक दे रखा है, 18 21 15, ठीक है। अब यहाँ से 3 बचा, 3 से यहाँ से 9 बचेगा, 9 बचा, 12 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9। अब यहाँ से बचेगा 4, 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, तो मतलब 9 बचा, 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 टाइम, यहाँ बचा 10/3, तो 10/3 का मतलब होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब वहां 1 बचता, पॉइंट लगा के फिर 0 हो जाता, 1 हो जाता, 3 3 जा 9, 3 3 आएगा, 1 डिजिट तक ही रखते हैं पॉइंट के, तो इसको इसमें ऐड कर लेंगे 33.3, यही इसका मॉड था, ठीक। अब चलेगा आपका दूसरे का सी, मतलब दूसरे का बी। आपका चलेगा यहाँ से दूसरे का बी, क्या कह रहा था, प्रूव्ड दैट द टेंजेंट ऑफ प्रूव्ड दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये थ्योरम होती है, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, ये कह रहा है सॉल्व। इसमें कह रहा है जी कोई एक सर्किल दे रखा है, एक सर्कल है, ये सर्कल दे रखा है, ये सर्कल होता है बिल्कुल, ठीक है जी। अब यहाँ में इसमें एक केंद्र होता है जिसे बोलते हैं सेंटर, इसको और ले लेंगे। इसमें क्या रहा है, क्या कह रहा है कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है जिसको बोलते हैं हम पी, ले लेंगे पी। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर जो ध्रुव है, टेंजेंट होती है, केवल 2 ही टेंजेंट होती है। यहां से ये टेंजेंट दे रखा है, यहां से ये पी पॉइंट है, इस टेंजेंट को मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। इसमें कह रहा है इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर जो डली गई ये स्पर्श रेखाएं हैं दो, क्या वो इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये जो इसकी स्पर्श रेखाएं होती हैं इस सर्कल पर, क्या ये इक्वल होती हैं। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम, यहां से जो दिया गया है उसको लिखेंगे, लेट गिवन डेट, क्या दिया गया है, गिवन डेट इसमें दिया गया है, गिवन डेट इसमें दिया गया है, ए सर्किल है, ओ इज द सर्किल, ओ इज द सर्किल। ए सर्किल, ऐसे ऐसे मत लिखो, इसको लिखेंगे ए सर्कल, ए सर्कल ऑफ द सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ, ओ सेंटर का कोई एक वृत्त दे रखा है, इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है एंड पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है। इसमें प्रूफ क्या करना है, गिवन डेट कॉन्स्ट्रक्शंस क्या होंगी, इसमें रचना क्या करी थी हमने, इसमें हमने रचना करी सेंटर ओ, जो सेंटर ओ दे रखा है उस सेंटर से हमने पॉइंट दे रखे ए एंड
बी, जो क्या है ये टेंजेंट पॉइंट है। टेंजेंट पॉइंट, इन पॉइंटों को हमने कहा मिला दिया, मीट कर दिया, किस पॉइंट पर, ओस पर। ठीक, अब यहां से हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसकी टेंजेंट है दैट इज पी ए इज इक्वल टू लाना हमें पी बी के, ये हमें प्रूफ करके लाना था। दो टेंजेंट है पी और पी बी बराबर लानी है हमें, यहां से इसको प्रूफ करेंगे तो यहां से लिखेंगे बी है, इसमें देखो ओ सेंटर दे रखा है यहां से। अब इसमें ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, इसमें ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। इसमें दो एंगल ले लेंगे, ये और रचना कर दी हमने यहां लिए ओ को मीट द पॉइंट ओ टू एक्सटर्नल पी पॉइंट, मतलब इस ओ को पी पॉइंट से मिला दिया। ये थी रचना यहां से कंस्ट्रक्शंस। अब यहां से हमें दो ट्राइंगल बन गए, कौन से ट्राइंगल हुए, ओ ए पी। यहां से देखेंगे वी हैव इन ट्राइंगल ओ ए पी में एंड इन ट्राइंगल ओ बी पी में। इन दोनों ट्राइंगलों में हमें क्या मिलता है, जो एंगल ओ है, जो एंगल ओ देखा मतलब जो एंगल ए है, ए एंगल इज इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, जो क्या होते हैं राइट एंगल, राइट एंगल होते हैं। इसमें जो एंगल पी है वो इक्वल होगा एंगल पी के, ये कॉमन एंगल होता है, कॉमन एंगल होता है ये। ठीक, अब यहां से ये वाला जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा, इसका मतलब है कोण ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ के। ठीक, अब यहां से हम ये लिख सकते हैं, जब एंगल इक्वल हो गए तो यहां से कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये लग जाएगी एंगल की प्रॉपर्टी। तो यहां से लिख देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल दे रखा ओ ए पी इस सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ बी पी के। जब ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, किस बेहद पर होंगे, क्रिटेरिया कौन सा लगा, एंगल क्रिटेरियन एंगल पर। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे, इधर देख लीजिए, हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं जो पी ए है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वो इक्वल हो जाएगा पी बी के, इक्वल हो जाएगा पी बी के। आप ये भी देखो यहां से ये रेडियस भी इक्वल है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, रेडियस को भी लिख सकते हैं, मतलब ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, क्योंकि किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है, तो ये क्या है, ये रेडियस है। यहां से भी हम इसको भी कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट को। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी सर्किल पर डाली हुई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। हेंस प्रूव्ड। अब आपका चलेगा ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन था यहां से। अब चलेगा आपका सेकंड का सी, दूसरे का सी, सेकंड का सी, ये भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये कह रहा था साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल आर 4.5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसमें कह रहा प्रूव दैट दीज ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ये इसमें कह रहा कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, पहले त्रिभुज की जो भीमाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक और त्रिभुज दे रखा है जिसकी जो भीमाएं दे रखी हैं ट्राइंगल की 4.5 9 और 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट करना ट्राइंगल विल बी सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है समरूप। तो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम ट्राइंगलों को ही बनाएंगे। पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका ए हो गया, इसको बी हो गया और इसका सी हो गया। इसमें मान लेते हैं रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, यहां से दूसरा ट्राइंगल ले लिया थी हमने, ये ट्राइंगल, इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए यहाँ पर, पी
ABC और PQR। ये हमें क्या बताने, ये हमें सिमिलर बताने हैं, बोले तो समरूप। ये हमें प्रूफ करके लाना था। इसकी पहले साइडों को लिखते हैं। साइड क्या दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहां से। इसी प्रकार यहां से देखेंगे अनदर ट्राइंगल में ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है यहां से, और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। सिमिलर की कंडीशन क्या होता है दो त्रिभुजों में, इफ टू ट्राइंगल, देखो एक थ्योरम होती है जिसे हम थेल्स की थ्योरम कहते हैं। ये कह रहा है यदि टू ट्राइंगल आर सिमिलर, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, टू ट्राइंगल यहां से लिखेंगे टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ, यदि उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो हो वो इक्वल आ जाए या प्रोपोर्शन हो, दैट इज, इसको बोल देंगे उनकी साइड रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब उनकी साइडों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। जो मैंने सेंटेंस लिखा उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल होना चाहिए BC अपॉन QR के, इज इक्वल होना चाहिए AC अपॉन PR के। क्लियर। अब यहां से ये वाली प्रॉपर्टी यदि फॉलो हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों ट्राइंगल और उनकी साइड जो दे रखी हैं वो सिमिलर होंगी, दैट इज बोले तो समरूप। तो यहां से लगा दीजिए फॉर्मेशन। अब यहां से देखिए AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 3 और PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू है 4.5 इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 6 अपॉन इसकी वैल्यू 9 इक्वल टू AC की वैल्यू 8 अपॉन इसकी वैल्यू 12। क्या ये बराबर है? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहां से और सॉल्व करेंगे, इसे पॉइंट हटा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, इसे डिवाइड कर लीजिए कितने टाइम, 15 से डिवाइड कर लो, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, इसे डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसे डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। वी कैन सी डेट हमें क्या मिल रहा है देखने पर, ये मिल रहा है, ये जो वैल्यू आई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3, दैट इज आर जो रेशियो है वो क्या आ रहे हैं जी, इक्वल आ रहे हैं। तो हम इस कंडीशन के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अतः यहां से जो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल जो हमने ट्राइंगल लेट किए थे, टू ट्राइंगल जो हमने दो ट्राइंगल लेट किए थे उसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इस सिमिलर होगा, ये सिमिलर का साइन होता है त्रिभुज PQR के। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ बच्चों को। ठीक है, अब दूसरा चलेंगे, यहां से C वाला हो गया, चलेगा आपका D क्वेश्चन, देखते हैं क्या आता है। दूसरे का D वाला था, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय एडिंग 1 द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 4/5 if 5 is subtracted from numerator and denominator then the values of the fraction becomes 1/2 find the fraction। इसमें कह रहा है यदि कोई फ्रैक्शन है, यदि कोई भिन्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में से, किसी भिन्न के अंश और हर में यदि मैं 1 ऐड कर देता हूं, कितना ऐड कर देता हूं 1, तो मुझे जो भिन्न प्राप्त होगी वो 4/5 प्राप्त होती है। नेक्स्ट बोल रहा है फुल स्टॉप। अतः दूसरी कंडीशन क्या है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि उसके हर में से, यदि नहीं सॉरी इट 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि उसके न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे जो भिन्न मिलती है वो 1/2 मिलती है, 1/2 प्राप्त होती है जी भिन्न। ये कह रहा है इसमें, एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है यदि अंश और हर में से 5 घटा जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बता दीजिए, तो भिन्न कैसे बताएं, तो यहां से भिन्न को माना जाएगा क्या फ्रैक्शन है, तो सॉल्व करेंगे, यहां से लेट कर लेंगे, लेट माना द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
लेट कर लेंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। हमने कोई भिन्न मान ली जिसका नाम होता है एक्स अपॉन वाई। ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, जो कंडीशन दे रखी है फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि उसके अंश में से, यदि यदि उसके नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में से 1 ऐड कर देते हैं तो वो 4/5 हो जाती है। डेट इज उसका नोमिनेटर क्या है 1, मतलब x में 1 ऐड करो और इसका डेनोमिनेटर y में 1 ऐड करो, तो ये किसके इक्वल हो रहा है 4/5 से। यहां से क्या इक्वेशन बन के आएगी जी, सॉल्व कर लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 से, 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 4y और प्लस का 4। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, यहाँ से 5x का आ जाएगा, ये 5x और माइनस का यहाँ से 4y, इसे इधर ले आएंगे, 5 उधर गया, 5 में से 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल गई थी यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ से देखेंगे दूसरी कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 5 घटा दिया जाता है तो 1/2 प्राप्त होती है। भिन्न कितनी प्राप्त होती है 1/2। कब होती है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके नोमिनेटर में से 5, एक्स में से 5 घटा दीजिए और उसके डिनोमिनेटर में से भी 5 घटा दीजिए। इसे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन प्राप्त कर लीजिए। कैसे होगी, 2 से कर लीजिए 2x और माइनस का कितना आ जाएगा 5 2 10 इज इक्वल टू होता है, इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस का मतलब y माइनस का 5, इसको एडिजिट रखिए यहाँ से। अब इसको ले आइए माइनस का y इक्वल टू 10 इधर जाएगा प्लस में, तो प्लस के 10 में से माइनस का 5 होगा तो प्लस का 5 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुई यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड की इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है इसको सॉल्व करने की। पहली प्रॉपर्टी होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, थर्ड जो मेथड होता है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है वज्र गुणन। ठीक है जी। अब यहाँ से कैसे करें इसे, तो इसे करने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट को मैच करना होगा। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को मैच कर लीजिए। कौन से को मैच करें, इसको मैच कर लेते हैं, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, तो कर लीजिए, यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितने की मल्टीप्लाई करें जी, 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इक्वेशन सेकंड में 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, करो मल्टीप्लाई। तो यहां से मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहां से। और यहां से देखेंगे क्या होगा, देखो 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 1, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 की कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, कितने की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 की, तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8x, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4y, इधर 4 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा जी 20। यहां से इसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस यहां से इसको घटा दिए, ये इसको घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस बन जाएगा। अब यहां से क्या करना होगा, घटा दीजिए, माइनस का बना यहाँ से 3x, अब यहाँ से प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इधर से बनेगा आपका माइनस का 21, माइनस का कितना बनेगा 21। अब इसमें 21, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से कर लीजिए इसे 7 टाइम, इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू आई आपकी 7, x की वैल्यू क्या आई निकल के 7। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। यहां से देखेंगे पुट x इक्वल टू 7 है इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए x की वैल्यू, कैसे निकलेगा मान, इक्वेशन ये दे रखी है, x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर 5 मतलब शायद 7 रखें, x के इसके स्थान पर 7 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 33 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो गया 4 दे रखा है, तो 4y इक्वल टू माइनस का 1, देर इंप्लाइज यहाँ से माइनस का 4y, इसको इधर भेज दीजिए, कितना बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 36, 4 से काट लीजिए 9 बार, 9 चौक 36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई 9 निकल के। अब हमें जो मान निकालना था केवल x और y की वैल्यू आई है निकल के। अब यहाँ से रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या पूछ रहा था, जो मैंने मानी थी, तो यहाँ से लिख देंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है निकल के, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैं इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगी निकल के, x की वैल्यू क्या है 7
और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 9। यही इसका आंसर था। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। अब चलेगा आपका सेकंड का ई, चलेगा ई पार्ट, ये चलेगा दूसरे का ई। इस दूसरे का ई जो क्वेश्चन आया है ये बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो पूरे पेपर का। देखो कितना हार्ड पूछ लिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, केवल सॉल्व करनी है। 4 नंबर में देखो क्या हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे भी पेपर में आते हैं देखो क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही सी में मल्टीप्लाई, कितना हुआ 9 2 जा 18, इधर बन गया 18 आ गया थी इसका। अब 18 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो ऐड करके 3 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 3। इन दोनों को देखो, इसमें से इसको घटा देंगे, इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, इधर बचेगा माइनस का 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, तो माइनस का 18 ही आ रहा है। तो यहाँ से कैसे लगाएंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, देर इंप्लाइज 9x² माइनस का इसके ले लेंगे 6, इसे ले लेंगे प्लस का 3f और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बनाने के लिए ऐसे कर लेंगे, फैक्टर्स बनाने के लिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे, 3 से कटाए 3x टाइम माइनस का ये वैल्यू क्या आएगी निकल के, यहाँ से 3 से 3x से 2 टाइम गया, कितने टाइम गया 3 2 जा 6x, 3x 2 जा 6x। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 कॉमन, इधर कितना बचेगा केवल 3x माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, जो हमने अभी समझाया था आपको। अब यहाँ से क्या होगा देखो, देर इंप्लाइज जो कॉमन कॉमन उसको फर्स्ट ब्रैकेट में रख लीजिए 3x माइनस का 2, और जो सेकंड जो बची हुई वैल्यू है 3x प्लस का 1 उसको एक ब्रैकेट में ले आइए। अब यहाँ से बारी बारी से दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल रखेंगे। जब दो ब्रैकेट 0 के इक्वल होते हैं, किसी प्रोडक्ट जब इक्वल होता है तो दोनों प्रोडक्टों को 0 के इक्वल होना पड़ता है। दैट इज, यदि यहां से ले लेंगे इफ, यदि 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, देर इंप्लाइज यहां से 3x की वैल्यू निकाल लेंगे 2 आ जाएगी। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 2 अपॉन 3 आ जाएगा, 2 अपॉन 3। एंड दूसरा निकालेंगे इफ, यदि 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, देर इंप्लाइज यहां से 3x माइनस का 1 पहुंच जाएगा, इधर ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/3, x की वैल्यू माइनस के 1/3। तो इसके जो सॉल्यूशन आए, क्या सॉल्यूशन आए जी निकल के, यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आए यहाँ से 2/3 कॉमा माइनस के 1/3, यही आपके अभिष्ट आंसर थे। ठीक है, अब चलेगा आपका दूसरे का ई चल गया। ई का मतलब है 5 करने थे 5 करा दिए, लास्ट बचा उसे और करा एफ। ये वाला था 6 क्वेश्चन, वॉइस प्रॉब्लम थी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना, केवल आपको तो आंसर ही देखना था, आंसर ही मैच करना है आपको। तो भाई जो बच्चे हो जो मैंने करा दिए हैं, यदि किसी क्वेश्चन में वॉइस प्रॉब्लम थी तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर ही तो मैच करना था, तो कर लेना। अब यहां से देख लो आप, 1-2 क्वेश्चन और, ज्यादा नहीं बचा, पार्ट खत्म होने वाला है ये मैटर। ठीक है, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, ये करा वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो दिया है तीसरा, थर्ड पद क्या है, थर्ड पद दे रखा है इसका थर्ड टर्म दे रखा 16। होता क्या है थर्ड टर्म, बताइए क्या होती है जी, ये थी a प्लस का 2d बराबर 16, a प्लस का 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ये कह रहा और सातवां पद, ये कह रहा इससे अलावा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये कह रहा एंड सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन 5 टर्म। ये कह रहा सातवां पद, ये कह रहा सातवां पद का मतलब होता है सेवंथ टर्म। जो सेवंथ टर्म है वो क्या, सेवंथ टर्म पांचवें पद से, मतलब फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ जो दे रखा है इसको लिख लेंगे फिफ्थ टर्म से कितने अधिक है 12, तो इसको लिख लीजिए 7 टर्म होता है a प्लस का 6d, फिफ्थ टर्म होती है a प्लस का कितना होता है बताइए आप 4d और प्लस का 12 यहां से निकाल लीजिए आप, a से a कैंसिल आउट हो गया, इधर आइए इसे 6d में से 2d बचा, यहां से कितना बचेगा 12, 2 से काट लीजिए 6 टाइम, तो d का मान आ गया 6। इस d के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए,
फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, इसमें रख लीजिए ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए प्लस का 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 बराबर 16, तो यह आ जाएगा ए इक्वल टू 16 माइनस का 6 दूनी 12 घटा दीजिए सर, इधर कितना बचेगा आपका 6 4, ए की वैल्यू क्या है 4, तो यहां से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड एपीएस, द रिक्वायर्ड एपीएस क्या होता है जी, रिक्वायर्ड एपीएस फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ए की वैल्यू बताइए क्या आई है, ए की वैल्यू 4, ए प्लस डी की वैल्यू मतलब 6 और 4 को जोड़ लीजिए कितना हो गया 10, डी की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, डी मिला मुझे 6, तो 6 में ऐड कर दीजिए तो 16 आ गया, इसमें 6 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, इसी प्रकार यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा अब जो क्वेश्चन चलेगा आपका, ये चलेगा आपका 2 तो खत्म हो गए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, अब चलेंगे यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट दिए गए अथवा में और में, तो देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। ये वाला था थर्ड पार्ट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है 6 नंबर में, बताओ पेयर निकालेंगे, पेयर बताने इसके पेयर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन, दिस इक्वेशन आपके सामने ली इक्वेशन 5x प्लस का y इक्वल टू 3, और दे रखी इक्वेशन 6x माइनस का 5y इक्वल टू 1/2, ये तो दे रखा है, यहां से देखेंगे ठीक है 5y माइनस इक्वल टू 1/2, देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब ये इसमें क्या करना होगा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, इस वाली इक्वेशन में इसमें कर लीजिए इसको ठीक से, इसे कर लेंगे 2 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 माइनस का 10y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इनके किसी एक कोफिशिएंट को मैच कर लीजिए, मैच करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी मल्टीप्लाई करें 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो क्या होगा 10 की मल्टीप्लाई 50x और प्लस का 10y इक्वल टू, ये कितना आ रहा 3 है ना ये, हाँ जी, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें 10y हो गया प्लस का इधर बचा 30 आ गया जी। अब इसको ऐसे ही रख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड को, जो इक्वेशन सेकंड ये 12x माइनस का 10y इक्वल टू 1, अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएंगे यहाँ से, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 हो गया ये, और यहाँ जाएगा 6x, इधर बचेगा ऐड करके 31, x बराबर हो जाएगा 31 बटे बस 31/62, यही तो बचेगा, यही तो आएगा 31/62 आएगा, क्या आएगा 10 की इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 62, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, इधर आ गया 5.50 और 10y और 10 दिया 30, इधर आ गया, सॉरी गलत हो गया, इधर कितना दूसरे में वाले में कितना 12x और माइनस का 10y और इक्वल टू 1, ठीक तो है। और यहाँ से क्या होगा 31 से कम 31 दूनी 62, x की वैल्यू का 1/2, x की वैल्यू क्या निकल के 1/2, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या करिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 1/2 प्लस का y इक्वल टू 3, देर इंप्लाई यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, 3 माइनस का 5/2, इसको सॉल्व कर लेंगे y बराबर, ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 माइनस के 5/2, इसका मान कितना हो गया y बराबर 6 में से 1/2, बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगी, पेयर क्या आए निकल के यहाँ से, पेयर आगे निकल के x, y, इसके पेयर आए निकल के यहाँ से, ये आए 1/2, 1/2, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब चलेगा आपका इसका और पार्ट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, और पार्ट देखिए, और वाला देखेंगे, और वाला पार्ट, तीसरे का और वाला पार्ट, ये 6 नंबर का था, ये कह रहा था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 28 मीटर स्क्वायर इफ its length and increase by 2 meter and breadth is reduced by 2 meter. If the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 2 meter, the area is increased by 33 meter square. Find the area of the rectangle. हिंदी इसकी पढ़ रहा हूं मैं, इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर
हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए। ठीक है, अब इसमें फिर क्या है, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो इसका आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे, लेंथ ले लेंगे x एंड ब्रीथ ले लेंगे y। ब्रीथ क्या ले लिया, y मीटर, और लेंथ ले ले x। ठीक है, लेंथ क्या ले ली मैंने, लंबाई x मीटर, और इसका ब्रीथ क्या ले लिया, y मीटर। अब यहां से कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर कम हो जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ और इसका। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो x इंटू वाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू वाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर कह रहा है इसमें यदि इसकी लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाई क्या है जी, x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, x प्लस 2। फिर कह रहा है लंबाई यदि उसकी चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए तो y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस के 2 इज इक्वल टू, इसका जो क्षेत्रफल आता है वो इससे कितना कम हो जाता है, इसके क्षेत्रफल से कितना कम है, ये 28 मीटर स्क्वायर कम। x माइनस वाई माइनस का 28, x माइनस वाई माइनस का 28। ठीक, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 2x और प्लस का 2y और माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 28। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, इधर हो गया, इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2y, इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, ये बचा आपका 24 बचा, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो और 2 की भी, तो यहाँ x बचेगा माइनस के y। अब इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 12 प्लस का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस का y, 2 का मैंने डिवाइड दो कॉमन लेके 12 बार काट लिया और माइनस की भी मल्टीप्लाई कर दी। अगेन इसमें कह रहा, अगेन फिर कह रहा नेक्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा इफ द लेंथ रिड्यूस 1 मीटर, यदि लेंथ को क्या कह रहा है, हिंदी पढ़ रहा हूं, इसमें कह रहा लेंथ यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई क्या कर रहा है जी, 1 मीटर कम, तो x माइनस के 1। फिर कह रहा है इसमें चौड़ाई 2 मीटर, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो x प्लस 2, ये कितना इंक्रीज हो रहा, 33, किसके क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल से कितना इंक्रीज हो रहा, 33। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां तक आ रहा क्या 33, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई प्लस का 2x और माइनस का y और माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस का 33। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, यहां से कितना होगा 2x, ये बचा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 2 इधर भेज देंगे, कितना बचेगा, ये 2 इधर भेज देंगे 31, कितना बचेगा जी 31 बचेगा, नहीं 35 बचेगा, ये इधर जाएगा 35। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे जी सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड, इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट में से घटा लो, सेकंड में से घटा लीजिए, सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, यहां से कैसे घटाएंगे, इसमें से पहले इसको लिख लेंगे 2x माइनस का y बराबर 35, इसको लिख लेंगे, ये इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, x माइनस के y बराबर 12, घटा दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x बचा, इसमें से घटा देंगे 3 बचा, इसमें से 23, x की वैल्यू क्या आ गई 23, x का मान आ गया 23। अब यहाँ से इस x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से इसमें क्या आ जाएगा 23 और माइनस का y बराबर 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस का 23, इसको घटाएंगे, माइनस के y बराबर कितना बचेगा 1 बचा और ये 1 बचा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, तो इसकी विमाएं आगे निकल के 11। ठीक है जी, अब इसमें क्या पूछ रहा था, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया कैसे निकलेगा,
एरिया निकालने के लिए एक्स वाई एरिया था, तो गुणा कर दीजिए 11 इंटू 23 में, तो 11 थी 33, 3 कैरी नंबर 3, 11 दूनी 11 थी 33, 3 11 दूनी 22, 22 और 3 25, कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आया 253 मीटर स्क्वायर। क्या ये दिख रहा है यहाँ पर 253 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना आ गया आंसर। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था अथवा वाला। 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन देखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर बिल्डिंग दे रखी है, 20 मीटर बिल्डिंग है, इस तरह बनाएंगे। 20 मीटर बिल्डिंग है, कितने मीटर है जी 20 मीटर। इसको ए ले लो, इसको बी ले लेते हैं पॉइंट को। फिर कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ओ ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन इज 30, क्या आ रहा 30, इससे जो हॉरिजेंटल पॉइंट है उससे 30 डिग्री का कोण मेक करता है, 30 डिग्री का। ठीक, फिर कह रहा है इसमें देयर इज ए फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग है, फ्लैग दे रखा है, फ्लैग है ये। इस फ्लैग जो दे रखा है इससे जो बिल्ड एलिवेशन एंगल बनता होगा टॉप से, ये बनता है आपका 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है जी 45 डिग्री का। यहां से एंगल कितने डिग्री का बनता है आपका 45 डिग्री। ये एंगल कितनी डिग्री का बना 45 डिग्री का। फिर कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, इसकी हाइट बता दो, फ्लैग स्टेप की हाइट। इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो और इसको डी ले लो। ठीक, अब यहां से कह रहा है मेजर एंड मेजर ऑफ द डिस्टेंस फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ओ पॉइंट। ये इसको ओ पॉइंट ले लो, ओ को मतलब ए पॉइंट मान लीजिए या ओ ही है, ओ से बी तक की दूरी बतानी है, इस डिस्टेंस को बता दीजिए। तो इसमें देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ले लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होता है tan 30 डिग्री लगा देंगे। tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब होता है BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AP दे इंप्लाई tan 30 1/√3। BC की वैल्यू क्या है 20 अपॉन AB की वैल्यू मुझे निकालनी है। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखेंगे AB की डिस्टेंस आई 20√3, 20√3 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया आपका। इसकी डिस्टेंस पूछ रहा था 20√3 मीटर, ये आ गया जी निकल के। अब क्या निकालना फ्लैग की डिस्टेंस। देन अब नेक्स्ट ले लीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या लगेगा, ए बी डी में लगेगा आपका tan 45, tan 45 इज इक्वल टू होता है DB, मतलब DB या BD ले लो, BD अपॉन AB। tan 45 1 होता है। BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू बताइए। BD की वैल्यू दे रखी है आपकी B और BD, B और D की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन BD की वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ से BD की वैल्यू को इतना लिख सकते हैं, BD बराबर इतना लिख सकते हैं DC प्लस का BC, DC प्लस का BC। BD को लिख सकते हैं DC प्लस का BC अपॉन AB। अब यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। AB का मान कितना दे रखा 20√3 बराबर। अब यहाँ आ जाएगा DC निकालना मुझे और प्लस का। जब मुझे DC निकालना होता है ना, DC निकालना होगा तो DC कैसे निकले, DC प्लस BC क्या होगा B और C। BC बताइए, BC दे रखा आपका 20, BC दे रखा BC कितना आ रहा है 20। अब यहाँ से देखेंगे इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से DC की वैल्यू आई 20√3 माइनस का 20, तो DC की वैल्यू आ जाएगी 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस का 1, यही आंसर है। नोट कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए, इसको और भी सॉल्व कर सकेंगे। √3 का मान 1.73 रख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर आया था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, बीत गई 4 वाला। और क्या था, द एंगल ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ब्रिज
of the river of opposite bank are the 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the bridge from the bank by 4.5 meter and the find the breadth of the river. ये कह रहा कोई एक नदी है, उस नदी के दोनों ओर कोई नदी दे रखी है, ये नदी है जी। इस नदी में एक पुल दे रखा है, ये रहा पुल, इस पर ईंटें लगी हैं, यहाँ पर कुछ ये वाली ईंटें हैं, ये इसके चारों ओर यहाँ से जो बना हुआ एंगल है ये कोई डिस्पर्जन एंगल बना रहा है। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, हाइट क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है इसकी 4.5 है ना हाइट, 4.5 मीटर हाइट दे रखी है। इसको ले लेंगे, इसका नाम लिख लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, इसे डी ले लीजिए और इसको ले लीजिए आप पी। अब यहाँ से जो डिस्पर्जन एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है आपका ये वाला एंगल, यहाँ से ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ये एंगल क्या बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री का। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें लगा दीजिए अब, ये इधर ईंटें लगी हुई हैं, इसमें क्या होगा, इसमें इसकी ब्रेथ इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, जो नदी है उसकी चौड़ाई। इसका मतलब है इसमें पूछ रहा, पहले आपको बता दो पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था ए और बी की दूरी, बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी निकलेगी, पहले ए डी निकालो, फिर निकालो डी बी, पहले ए डी निकालो फिर डी बी निकालो। इसे निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है, ए डी पी में। ये हो जाएगा आपका 10 45, 10 45 इक्वल टू होता है, ये दे रखा डी पी डी, डी पी या पी डी अपॉन ए डी, अपॉन ए डी। यहाँ से निकाल लीजिए 10 45 नहीं 10 30, सॉरी 10 30 कितना होगा, 10 30। 10 30 का मतलब होता है पी डी, पी डी की वैल्यू दे रखी है आपकी 4.5, ऊंचाई दे रखी है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये ए डी निकल जाएगा। यहाँ से ए डी की वैल्यू आगे निकल के, ए डी की वैल्यू आई 4.5 मीटर, ए डी की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालेंगे इसकी वैल्यू, निकाल लीजिए, इसमें देख लीजिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लगाएंगे, देखो यहाँ से लगाएंगे इन ट्राइंगल पी डी बी में, इन ट्राइंगल पी डी बी में, मतलब इस वाले ट्राइंगल में क्या होता है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन पी डी अपॉन बी डी, पी डी अपॉन बी डी या डी बी, ठीक। और यहाँ से 10 45 1 होता है। यहाँ से पी डी की वैल्यू देखो, पी डी की वैल्यू क्या दे रखी है 4.5 और बी डी की वैल्यू, यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आगे निकल गई, बी डी की वैल्यू आ गई 4.5 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए था, ये जो नदी थी, ये जो पुल ब्रिज बन रहा है, इसके बीच में जो नदी है, इस नदी का जो इसकी चौड़ाई है ब्रिज की, जो ये बना हुआ है ब्रिज माने पुल जो बना हुआ है, इसके बीच की तो चौड़ाई मतलब ये निकलवा रहा, मतलब ए बी। ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ए डी निकालो फिर डी बी, जो मैंने आपके सामने निकाल दिया। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए डी का मान हो जाएगा 4.5, इसका मतलब होता है 1/√3, इसका मतलब क्या होता है 1/√3। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के 45√3 मीटर, ये वैल्यू आई थी निकल, क्योंकि 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए डी की वैल्यू क्या है 45/√3 प्लस डी बी की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, कितनी है 4.5, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4.5 √3 प्लस का 1 बचेगा, यही इसकी चौड़ाई थी मीटर में। विच ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर। अब चलेगा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, जो चुनिंदा क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 5 क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये कह रहा है मैक्सिमम स्फीयर इज मेड बाय पीलिंग ए वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पील्ड वुड। इसका मतलब ये मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है, छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। ये इसमें कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो साइड दे रखी है इसमें, साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यूब की साइड है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का स्क्वायर, नहीं साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब का मतलब होता है, साइड का मतलब 14 का क्यूब। 14 का क्यूब का मतलब होता है, ये आ जाएगा आपका 27, 27 इंटू 44, इतना आ गया जी। ठीक है, ये आ गया आपका मीटर में दे रखा है क्या, मीटर में है क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, किसका, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया। अब जो हमने क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना होगा, हमें वॉल्यूम निकालना होगा स्फेयर का, क्योंकि हमें जो छिली हुई लकड़ी है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यहां से पहले आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू निकालेंगे, जो इस साइड होती है, जो साइड दे रखी है इस सर्किल में, वो रेडियस ही होती है, मतलब 14 मतलब डायमीटर होता है, उस जो साइड होती है उसकी रेडियस होती है 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 सेंटीमीटर रख लीजिए। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, 88 इंटू 7 7 49, और अपॉन कितना आ जाएगा 3, अपॉन कितना आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे जी, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1437.33, क्या आ जाएगा 1437.33। इसको हमने सॉल्व किया है, इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई की, फिर 3 का डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा 1437.33। अब निकालेंगे, क्या निकालना होगा, द वॉल्यूम ऑफ पील्ड वुड। यहां लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ पील्ड, छिली हुई लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ पील्ड वुड माने लकड़ी। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस के वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मतलब क्यूब जो दे रखा, क्यूब के वॉल्यूम में से स्फेयर के वॉल्यूम को घटा दीजिए यहां से, तो इसकी छिली हुई लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये निकाल, इसका वॉल्यूम कितना आता 2744 माइनस के इसका वॉल्यूम कितना आता 437.33, 437.33। इसका आंसर आ जाएगा 1306, 1306.67, 1306.67 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर था, यही इसका आंसर है। अब चलेगा आपका आपका लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 का अथवा वाला। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इन द फिगर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज ओ सेंटर दे रखा है, एंड आर्क, आर्क माने इसकी चाप दे रखी है, एक चाप दे रखी है बी ए, एक चाप दे रखी है सी डी, और एंगल दे रखा है एओबी बराबर 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप्ड पोर्शन, जो शेप्ड है, जो छायांकित भाग है, उसका एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले टोटल का एरिया निकाल लो। ये जो आकृति बनी हुई एक सर्किल में है, जो सर्किल में होती है, इसका मतलब ये है, तो इसके त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का मतलब होता है इसका सेक्टर, मतलब इसका जो पोर्शन होता है सेक्टर एरिया, इसका सेक्टर एरिया निकालेंगे। यहां से निकालेंगे सेक्टर, सेक्टर एरिया ऑफ कौन से का सेक्टर एरिया, ओ बी ए, ओ बी ए का, ओ बी ए और ए का एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई, इसमें आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, यहाँ से टोटल के लिए इसको लगाएंगे 14 को, इसमें लगाएंगे, यहाँ लिख देता हूं वैन, जब आर बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यहां से लिखेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू 30, 30 बटे 360 और गुणा पाई, पाई की वैल्यू को ले लीजिए, पाई की वैल्यू पाई में रखिए, और आर की वैल्यू ले लीजिए 14 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे 0 से 0, 3 से कट गए 12 टाइम, इसमें आ जाएगा आपका वैल्यू निकल के 196 पाई बटे 12। इसको ऐसा ही रख लीजिए। अभी ये दे रखा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से देखेंगे अब नेक्स्ट जो एरिया निकालना होगा, ये निकाल दीजिए एरिया, एंड सेक्टर, सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया ऑफ ओडीसीओ का, ये कैसे निकलेगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये पाई, इसमें आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे आर की वैल्यू, ये दे रखे यहां से यहां तक की 7, तो थीटा की वैल्यू 3
इसमें क्या होता है, टोटल में से इसको घटा देंगे, टोटल त्रिज्या खंड में से स्मॉल त्रिज्या खंड, ये लघु त्रिज्या खंड मान लीजिए, ये दीर्घ और ये लघु, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या होगा, इसमें देखेंगे जब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो 14 सेंटीमीटर पर इसका क्षेत्रफल ये निकला, जब थी 7 सेंटीमीटर इस पर जो क्षेत्रफल निकला ये। अब ऐसा करेंगे, टोटल में से इसे घटा दो, छायांकित भाग बचा रह जाएगा, यही हमको निकालना था। तो घटा दीजिए 196 पाई बटे 12 और 49 पाई बटे 12, घटा दो कितना आ गया जी, यह आ जाएगा 147 बटे 12 और पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने टाइम डिवाइड हो गए, ये टाइम ये होगा 49/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर था, यही इसका आंसर था। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ से। ठीक है जी, हो गए आपका 10th क्लास का मैंने सॉल्व करा दिया है। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, जो मैंने पीछे कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो में देखना, बिल्कुल वही क्वेश्चन उठकर आए थे। और यहां से हम ये कंप्लीट हो गया है आपका, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट मैथ था यहां से, और क्लास 10th जो 2025 में हुआ था अभी। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।